मौलाना उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी, मौलाना उद्धव ठाकरे की सरकार ने एक जांच ढंग से नहीं करी, उस पर एक आरोपी पकड़ा नहीं गया, उस पर कोई सजा नहीं हुई। ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे जो खुद को हिंदुत्ववादी बताते थे, वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे का नाम बेचने का काम कर रही है। और अभी तो ये देखने वाली बात है कि शिवसेना एक्चुअल में किसके पास है, शिवसेना के असली मालिक कौन है, हु इज द बॉस इन शिवसेना। अब ये प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब प्रश्न चिन्ह ये नहीं कि किसकी सरकार बन रही, किसके पास आंकड़े हैं, किसके पास नहीं है। ये तो जब प्रणाली आगे बढ़ेगी और माननीय राज्यपाल जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे और उसके बाद फ्लोर टेस्ट का मामला है, उसके बाद का विषय है। लेकिन अभी तो बात यह है कि शिवसेना पर किसका अधिकार है, किसके पास नंबर है, किसके पास मैंडेट है। महाराष्ट्र में महाभारत मची हुई है। शिवसेना पर अब आधिकारिक हक किसका होगा, इस चीज की जंग भी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने जिसे अपना चीफ विप नियुक्त किया था, जिसने ये कहा था कि 5 बजे सभी विधायकों को आना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो गई। एकनाथ शिंदे ने उन्हें ही उनके पद से हटा दिया है और अपना नया चीफ विप नियुक्त कर दिया है। एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि वो बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेके जाना चाहते हैं और उसी की तरफ अग्रसर है। और इस बीच भाजपा पर कई आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन लोटस को सफल बना दिया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सौरभ जी से हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ये स्थिति उत्पन्न हुई और इसके क्या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। देखिए, आपको ध्यान है कि जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी जब जीवित थे तो भाजपा का वैचारिक मुद्दों के आधार पर शिवसेना के साथ अपना गठबंधन बना था। और उस समय पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपने स्वर्णिम कार्यकाल में भी और उस दौरान में भाजपा की शिवसेना के साथ सरकार रही और बहुत अच्छी सरकार उसे कहते हैं। नितिन गडकरी जी उसी के प्रोडक्ट हैं जिन्होंने उस दौरान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए एक शानदार हाईवे जो इनका निर्माण किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पहियों की जो सरकार थी, जिस तरह से चल रही थी, उसने एक शानदार नेतृत्व, एक शानदार शासन करके महाराष्ट्र की जनता को दिया और देवतुल्य जनता का इतनी अच्छी सेवा रही कि उसको आज तक लोग याद करते हैं। रही बात, जब हम 2014 में केंद्र की सरकार में आते हैं, केंद्र की सत्ता में आते हैं, तो हमने शिवसेना के साथ उस गठबंधन को बरकरार रखा और बम्पर मार्जिन से महाराष्ट्र की जनता ने अपना समर्थन भी दिया। उसके बाद 2019 में हमने जब 5 साल पूरे हमारी सरकार को हो गए तो उसके बावजूद गठबंधन में उनको जगह दी, जबकि 2014 में वो लोग खुद अलग होकर के चले गए थे। सीटों का मामला था सुलझाया जैसा, उन्होंने कहा कि नहीं जी आप अपनी ताकत दिखाइए, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। जनता ने भाजपा की ताकत को, भाजपा को मैंडेट दिया और एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में महाराष्ट्र की विधानसभा में भाजपा उभर कर सामने आई। और जो देवेंद्र फडणवीस थे वो मुख्यमंत्री के रूप में आज तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जा रहे थे। 5 साल के शासन के बाद जब दोबारा उन्होंने कहा कि हम आपके साथ दोबारा गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो भाजपा ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और उनको स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद जब चुनाव जनता ने एनडीए को, यानी भाजपा, शिवसेना और अन्य सहयोगी दलों के गठबंधन को जब मैंडेट दे दिया, उसके बाद शिवसेना ने जाकर के अनैतिक रूप से, अलोकतांत्रिक रूप से और मैं कहूँगा कि लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया जब उन्होंने इस महाविकास अघाड़ी, जिसको ये बोल रहे हैं, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो बनाया, मैं इसको कहूँगा ये महाविकास अघाड़ी नहीं, महाठग अघाड़ी है। ये महाठग अघाड़ी गठबंधन जो बना, उसके बाद से लेकर के लगातार अभी आज 22 जून 2022 चल रहा है। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ देश की जनता को कि लगातार आपको याद होगा पिछले इन 2.5-3 वर्ष के अंदर 2019 अक्टूबर-नवंबर में ये चुनाव हुए, तब से लेकर अभी तक पाल घर के उन साधु संतों को याद कीजिए, उन मासूम चेहरों को याद कीजिए जिनका कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष थे और उस भीड़ ने उनकी मार मार के हत्या कर दी। उस पर एक जांच ढंग से शिवसेना की मौलाना उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी, मौलाना उद्धव ठाकरे की सरकार ने एक जांच ढंग से नहीं करी, उस पर एक आरोपी पकड़ा नहीं गया, उस पर कोई सजा नहीं हुई। ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे जो खुद को हिंदुत्ववादी बताते थे, वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे का नाम बेचने का काम कर रही है और अपने पिंगुइन आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उनकी जो थी, उसको क्योंकि भाजपा ने और उस नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि एक अनुभवी व्यक्ति को ही प्रशासन के अंदर होना चाहिए। भाजपा का एकदम क्लियर मैंडेट था। और मैं आपको ये बताऊं,
वंशवादी इस राजनीति का अंत करने का जो काम और उस पर जो हार्ड स्टेप लेने का काम जो भाजपा ने किया था, उसका इन्होंने ज़रूर एक रोना रोया 2019 में, लेकिन असलियत ये है कि इनकी बैक द डोर, पर्दे के पीछे जो है हाथ मिले हुए थे। और वो हमने देखा, ये महाविकास अघाड़ी जो महाठग अघाड़ी है एक्चुअल में, उसका गठबंधन की सरकार के पिछले 2.5-3 वर्ष के अंदर आपने जो है आदित्य ठाकरे का जिक्र किया, एकनाथ शिंदे जो है इस पूरे के पूरे जो पटकथा लिखी जा रही है उसके मुख्य किरदार के रूप में आए हैं। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में नंबर 2 थे और कहा जाता है कि अभी भी शिवसेना में नंबर 2 थे, लेकिन कहा जाता है संजय राउत और आदित्य ठाकरे के आने के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का कद कमज़ोर हुआ। क्या एकनाथ शिंदे ने खुद का कद कमज़ोर हुआ, इस वजह से ये फैसला लिया है? देखिए, ये तो इनका आंतरिक पार्टी का मामला है, शिवसेना की आंतरिक पार्टी का मामला है। और अभी तो ये देखना वाली बात है कि शिवसेना एक्चुअल में किसके पास है, शिवसेना के असली मालिक कौन है, हु इज द बॉस इन शिवसेना। अब ये प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब प्रश्न चिन्ह ये नहीं कि किसकी सरकार बन रही, किसके पास आंकड़े हैं, किसके पास नहीं है। ये तो जब प्रणाली आगे बढ़ेगी और माननीय राज्यपाल जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे और उसके बाद फ्लोर टेस्ट का मामला आएगा, उसके बाद का विषय है। लेकिन अभी तो बात यह है कि शिवसेना पर किसका अधिकार है, किसके पास नंबर है, किसके पास मैंडेट है। तो ये पहले अभी एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तमाम जो उनके बड़े नेता हैं उनका विषय है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के उस हिंदुत्व एजेंडे के पक्षधर रहे, हमेशा से मजबूती के साथ रहे। उनके संबंध देवेंद्र फडणवीस की सरकार में बहुत ही अच्छा रहा, उनका शासनकाल बहुत अच्छा रहा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और उनकी हमेशा से ये राय थी कि शिवसेना जो महाविकास अघाड़ी, जो महाठग अघाड़ी है, इस पर जो काम कर रही है और इसकी तरफ जा रही है, एनसीपी और कांग्रेस के साथ क्योंकि वैचारिक तालमेल नहीं बनते, इसलिए किसी भी प्रकार का ये गठबंधन जो ये जनता को स्वीकार नहीं है। ये उनका क्लियर मैंडेट था। उन्होंने कई बार मीडिया में कहा, ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया में उन्होंने कई बार कहा है। चाहे शरद पवार की बात करें या कांग्रेस नेता कमलनाथ की बात करें, उनका सिंपल सा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके, पैसा दे करके देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का कार्य कर रही है। पिछले 2.5 साल में ये तीसरा प्रयास है भाजपा का और इस तीसरे प्रयास में वो सफल होते हुए नजर आ रही है। मतलब कहने का मतलब है कि क्या अगर भाजपा किसी संकल्प को ले ले और उस पर प्रयास करे तो यानी कि वो कामयाब हो जाता है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अगर वो ऐसा कहना चाह रहे हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प है वो इस देश के 135 करोड़ लोगों को एक साथ उदय होने को लेकर के है, अंत्योदय का संकल्प है। इसकी तरफ हमारा प्रयास चल रहा है। रही बात इनकी, तो देखिए, बात इनसे प्रश्न मेरा सिंपल सा है और एक सुझाव है और एक कहावत है, बहुत एक कवि ने कही थी, तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि तेरा काफिला क्यों लुटा। उनको ये बताना पड़ेगा जनता को कि जो मैंडेट उनको दिया गया था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में, जो मैंडेट भाजपा शिवसेना गठबंधन को महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता ने दिया था, उसका उन्होंने अपमान क्यों किया, क्यों उन्होंने उस लोकतंत्र का गला घोटा, ये बताने का काम उनको करना चाहिए। लेकिन वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक आरोप ये भी तो लग रहा है कि महाराष्ट्र के विधायक सूरत जा रहे हैं, फिर असम जा रहे हैं, दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी शासित जो है वो सरकारें चल रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी का समर्थन लेके सरकार बनाएगी या दोबारा चुनाव में जाएगी? क्या आपके विचार है इस पे? देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि महाराष्ट्र के विधायक या अन्य किसी और राज्य के विधायक किस राज्य में जाते हैं, घूमने गए हैं, फिरने गए हैं, रहने गए हैं, ठहरने गए हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश के अंदर आज़ादी है, इस देश के अंदर तथाकथित कोई इमरजेंसी नहीं है जो 1975 में लगी कि 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो अगर 20 विधायक गए हैं, 40 विधायक गए हैं, 44 विधायक गए हैं, ये उनकी मर्जी। वो अपने घर वालों को लेकर जाएं, पति पत्नी को लेकर जाएं, पूरे परिवार को लेकर जाएं, ये उनकी मर्जी। भाजपा या अन्य कोई भी राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है जो कि उनको संविधान देता है। ऐसे ही कहीं, हाँ, मान लीजिए अगर किसी एक जगह पर जहाँ धारा 144 लगी हो वहाँ पर नहीं जा सकते तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ वायलेशन नहीं होना चाहिए कानून का। लेकिन ऐसा कोई सूरत में तो कानून नहीं लगा है कि धारा 144 लगी वहाँ नहीं जा सकते, या असम में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते। रही बात भाजपा की, इन दोनों राज्यों में सरकार है, अब ये उनकी मर्जी। उनको लगता हो कि जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, इसलिए वो जा रहे हैं, ये उनकी मर्जी। उनको लगता है, ये उनका स्वतंत्र अधिकार है कि वो इस किसी भी विषय पर अपना मत रख सकते हैं।
2014 का और 19 का जिक्र किया आपने। 14 के अंदर आपके पास सीएम फेस नहीं था, लेकिन भाजपा ने शिवसेना के साथ अलायंस नहीं किया, जो भी वजह रही। 19 में देवेंद्र जी ने बड़ा जोर दिया कि शिवसेना के साथ अलायंस करते हैं और सत्ता धर्म निभाया, गठबंधन धर्म निभाया। सीटें ज़्यादा मिली लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तब से लगातार ये चीज़ कही जाती थी कि देवेंद्र अकेले क्या करेंगे। क्या देवेंद्र जी ने खेला कर दिया महाराष्ट्र में? देखिए, देवेंद्र फडणवीस वो शख्सियत है, वो व्यक्तित्व है जिन्होंने सबसे कम उम्र, ये बहुत कम लोग जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ, सबसे कम उम्र के महापौर नागपुर के वो बने। और देश में ऐसे किसी भी नगर निगम, नगर पालिका के अगर आप देखेंगे जो मुख्य जो चेहरा होता है उसमें सबसे कम उम्र के जो शासक रहे और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, उनमें से नंबर 1 व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये इस पर गर्व होता है। देवेंद्र फडणवीस जी ने उस समय पर जब 2014 में भाजपा ने अलग चुनाव लड़ने का जब फैसला हुआ, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके बाद से अभी तक आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर सिलसिलावार तरीके से न सिर्फ पार्टी संगठन को बल्कि 5 साल जो सरकार रही उसको बेहतरीन तरीके से चलाने का काम किया। एक भी ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है महाराष्ट्र के अंदर हुआ जिस पर हम कहें कि सरकार उस पर बैकफुट पर गई हो। 5 साल के अंदर हमेशा फ्रंट फुट पर रही। आप देखिए, अब याद कीजिए, इस देश के अंदर न जाने कितने जातिगत आरक्षण आंदोलन हुए। गुर्जर आंदोलन हुआ, उसके बाद जाटों का आंदोलन हुआ, ऐसी मराठों का आंदोलन जब महाराष्ट्र में हो रहा था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, एक समन्वय समिति जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने बनाई थी, जिसके माध्यम से जब जब मराठा समाज के लोग 5-5 लाख लोगों की संख्या जाती तो लोग कहते थे कि ठेलियाँ लुट जाएंगी, रैलियाँ जब रैली निकलेगी तो गरीब लोगों को परेशान किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन ये भी कहा जाता है कि ऐसी योजना बनी कि जो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे वो उस रैली के अंत में चलते थे, ताकि कुछ भी सामान इधर उधर गिरा हुआ है, प्लास्टिक की पन्नियाँ, पानी की बोतलें, उनको इकट्ठा करने का काम करता है ताकि किसी भी प्रकार का अराजकता ना फैले। और एकदम लाइनवार तरीके से, एकदम बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक नए इनोवेटिव तरीके से मराठा जो आंदोलन था वो हुआ भी। यानी मराठा साम्राज्य ने अपनी जो मांग थी उसको पुरजोर तरीके से उस शासनकाल में रखा भी और उसको स्वीकार भी जो है उन्होंने किया। आपको मैं ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने, आपने जो बात कही कि 2019 में उन्होंने कहा, बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से हिंदुत्वनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ ना तो मतदाता बढ़े ना शक्तियाँ बटे, क्योंकि ये इस वक्त देश ऐसे संकट काल से उभर करके सामने आया है। 2014 से पहले क्या परिस्थितियां थी? पाकिस्तान एक तरफ हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ चीन हमें आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका में विवाद चल रहा है, बांग्लादेश में विवाद चल रहा है, नेपाल जो कल तक जिसे मधुर संबंध थे उससे संबंध खराब हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संभाला और एक एक तिनका, क्योंकि एक एक राज्य से हमारा देश बनता है, दिस इज यूनियन ऑफ इंडिया, तो एक एक राज्य में महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है कि जिसको आर्थिक राजधानी मुंबई भी उसी के अंतर्गत आती है। उसके अंदर अगर ऐसी इस प्रकार की अराजकता होगी और किसी भी प्रकार से 1% भी कोई चांस ना बचे कि किसी भी प्रकार से अराजक शक्तियों को ऐसा मौका मिले विपक्ष के शासनकाल में, इसको रोकने के लिए केवल जो है शिवसेना को स्वीकार किया, खुले दिल से उनका स्वागत किया। लेकिन चलिए अब एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे और ले लेता हूं, एनसीपी का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि सीएम तो उद्धव ठाकरे साहब बन गए, जबकि उस परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीति में रहा है लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। आदित्य ठाकरे पहले जन हैं जो चुनाव लड़े, जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है ये सारा का सारा कियोस क्रिएट हुआ। दूसरा, जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी, फिनेंस और होम, वो दोनों एनसीपी ने अपने पास रख ली, जिसकी वजह से शिवसेना के अपने विधायक जो सरकार में है, जिनका मुख्यमंत्री है, उनको अनदेखी का सामना करना पड़ा। देखिए, जब बंदर बांट होती है तो किसी बंदर के हाथ गुड़ लग जाता है, किसी के हाथ चना ही लगता है। तो ये जो महाठग अगाड़ी के अंतर्गत जो बंदर बांट हुई, उसमें किसी बंदर के हाथ गुड़ लगा, किसी के हाथ लगा चना। तो इसमें उनका ये आंतरिक मामला है कि भाई कि किसमें अब क्या बटा क्या नहीं बटा, ये उनका अपना मामला था और वो मामला अंत की ओर दिखाई दे रहा है। रही बात शरद एनसीपी ने डैमेज किया है शिवसेना को। एनसीपी के साथ या कांग्रेस के साथ जिस दिन शिवसेना चली गई थी उसी दिन से शिवसेना की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। ये उल्टी गिनती उनके विधायकों की संख्या के रूप में नहीं है, ये उनके उस सारी मेहनत को लेकर के है, उस सारे वोट बैंक को लेकर के है, उस सारे फॉलोअरशिप को लेकर के, जो कि पूरे जीवन भर
मेहनत कर करके खून पसीना बहा करके बाला साहब ठाकरे ने खड़ी करी थी जो शिवसेना, एक एक तिनका जो बनाया था उसकी गिनती उल्टी शुरू हो गई थी जिस दिन उन्होंने ये महाठग अघाड़ी गठबंधन का नेतृत्व करना स्वीकार किया था और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी। अब ये सरकार अपने अंत की ओर है। केवल जो अभी ये घटनाक्रम चल रहा है, मैं इतना कहूंगा कि ये ताबूत की आखिरी कील है जो ठोकी जा रही है।